नमस्ते साथियों, आप सबका इस नई सीरीज़ में स्वागत है। आप सबका शुक्रिया कि आप सब ने इस चर्चा में भाग लिया। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि इस सीरीज़ की शुरुआत किस टॉपिक से की जाए। कई सारे सुझाव थे, कई सारे सुझाव मेरे मन में भी थे, लेकिन अंत में यह तय हुआ कि एक ऐसा टॉपिक हो जो बहुत बेसिक सा हो, जिससे सारे लोग उससे जुड़ पाए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी हो। और कहीं न कहीं जाकर मुझे ये लगता है कि क्यों मैंने इस चैनल की शुरुआत की, उसके पीछे कई सारे रीज़न होते ही होते हैं। प्रसिद्धि की चाह भी एक रीज़न होता है। सबके मन में होता है तो मेरे मन में भी होगा। लेकिन कोई एक अच्छी सी वजह यह है कि कहीं ना कहीं मेरे कंट्रीब्यूशन के तौर पे की जाए तो समाज सोचने विचारने की प्रक्रिया में थोड़ा सा बेहतर समाज बने, उसकी बातचीत में थोड़ी सी गहराई भी हो। इसीलिए आज का टॉपिक रखा है कि सोचा कैसे जाए, निर्णय कैसे लिए जाए, सही निर्णय कैसे ले। आजकल का ये जो टाइम चल रहा है, निर्णय लेने का पहले के ज़माने में फैसला बहुत मुश्किल होता था और आज के समय में भी बहुत मुश्किल है। तो अगर हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो आज के टाइम पे इन्फॉर्मेशन इतनी सारी है कि कहीं ना कहीं जाकर आप फंसोगे, और अगर आप एक समझदार व्यक्ति नहीं हो तो कभी ना कभी और कहीं ना कोई आपको बेवकूफ़ बना ही देगा। हम आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन इतनी सारी आती, ऑडियो और विजुअल फॉर्मेट में आती। पहले कहीं ऐसा होता था कि जो सूचनाएं हम तक पहुंचती थी वो लिखित कागज़ में पहुंचती थी। कुछ साक्षर लोग उसको पढ़ते थे, कुछ लोग नहीं पढ़ते थे। लेकिन आजकल की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में है। चाह कर भी कोई इंसान बच ही नहीं सकता इस इन्फॉर्मेशन से, और कहीं ना कहीं जाके ऐसा लगता है कि किसी समूह के पास ताकत हो, किसी समूह के पास पैसा हो और उसके पास 10 या 20 हज़ार ऐसे बेरोज़गार लोग हो और उसको बता दिया जाए कि रोज़ आपको 500 SMS भेजने हैं, हर मैसेज पे 2 रुपये आपको मिलेंगे। आप आजकल देख रहे होंगे कि आपकी इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक सब में एड्स रन हो रही है। आप जैसा देखना चाहते हो बार बार वही आपको सामने आता है। आप जिस चीज़ को खरीदने का सोचते हो उसी चीज़ की बार बार ऐड आती है। तो अगर किसी समूह के पास अगर ऐसी ताकत है तो वो समाज के हर लोग को सोचने के, अपनी ही विचारधारा से सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। और इस वक्त का जो कठिन प्रश्न है वो यह है कि हम फैसला कैसे लें, निर्णय कैसे लें। निर्णय लेने में ढेरों गलतियां होती है, आप सबसे भी हुई होगी, लेकिन ऐसा निर्णय कैसे लिया जाए जिससे कम से कम गलती की गुंजाइश रहे। तो आज का ये टॉपिक लिखते हैं हम, निर्णय हमें कैसे लेना है, डिसीजन कैसे लेना है। तो कई सारी बात से मैं एक रिलेटेबल बात आपको बताना चाहता हूँ, उसी से इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर वही बात लेते हैं जो आप सबने सुनी होगी। महाभारत का युद्ध ही देख लीजिए। महाभारत के युद्ध में एक तरफ पांडव है, दूसरी तरफ कौरव है। धर्म के लिए यही होना चाहिए कि पांडव की जीत हो, लेकिन पांडवों की जीत ना हो उसके पीछे कई सारे जिम्मेदार कारण हैं। उसमें से एक कारण द्रोणाचार्य भी हैं, और कृष्ण भी पांडवों के साथ हैं क्योंकि वो धर्म के साथ खड़े हुए हैं। द्रोणाचार्य गुरु वैसे पांडवों के भी है, लेकिन वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं और इसीलिए वो कौरव के साथ हैं। अब होना तो यह चाहिए कि जब तक द्रोणाचार्य अपने शस्त्र उतार के नीचे नहीं रखेंगे तब तक उनको कोई हरा नहीं पाएगा। और कृष्ण इसीलिए कोई ऐसी योजना बनाते हैं, कूटनीति के कृष्ण शिखर है, और ये योजना बनाते हैं कि एक अश्वत्थामा हाथी है उनकी हत्या कर देते हैं और खबर फैला देते हैं कि अश्वत्थामा है वो मारा गया। और जैसे ही उसके पिता द्रोणाचार्य ये खबर को सुनते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया है, वो हताश हो जाते हैं। तब भी द्रोणाचार्य के मन में ये संदेह है कि क्यों ना इस बात को मैं फिर से एक बार पूछ लूँ किसी से कि सही है या नहीं। और तब जाके वो अपने टाइम के सबसे
बोलते हैं ना, ईमानदार आदमी से जाकर ये बात पूछते हैं युधिष्ठिर से कि बताओ क्या सच्चाई है। तभी युधिष्ठिर युधिष्ठिर जो है वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। इसी परिस्थिति में भी वो पूरी बात बोलना चाहते हैं कि हाँ, अश्वत्थामा हतो नरोवा या कुंजरोवा। लेकिन जैसे ही ये पीछे की लाइन बोलते हैं नरोवा या कुंजरोवा, कृष्ण का एक बहुत बड़ा शंख बजता है और उसी की ध्वनि में द्रोणाचार्य ये बात सुन नहीं पाते। अब देख पा रहे हैं, जैसे ही द्रोणाचार्य ने इतनी सी बात सुनी, अश्वत्थामा हतो, वो बहुत ही हताश हो गए। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दी और इसी टाइम का फ़ायदा उठा के धृष्टद्युम्न ने उसकी हत्या कर दी। तो इसी उदाहरण को अगर हम लेके चले कि कैसे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए, कैसे किसी बात को कॉन्टेक्स्ट से हटा दिया जाए, कैसे उतनी ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची चाहिए जितनी वो लोग चाहते हैं। अगर सूचना देने वाला इस चीज़ में माहिर हो तो आप क्या करोगे? आम आदमी क्या करेगा? द्रोणाचार्य जैसा एक सज्ज आदमी इसमें क्या करेगा? और इसीलिए हमें आज का ये फैसला बहुत कठिन है कि कभी भी हम अगर निर्णय की प्रोसेस में उतरते हैं, किसी फैसला लेने की प्रोसेस में उतरते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखा जाए, कौन कौन सी बातों पे विचार विमर्श किया जाए कि जिससे गलतियां कम से कम। मैं फिर से बता रहा हूँ, गलतियां फिर भी होगी, लेकिन कम से कम कैसे हो, कैसे हम उस चीज़ को समझे, वही आज का टॉपिक है। तो किसी भी निर्णय में उतरने से पहले आपको एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है, जिसमें पहली चीज़ है तटस्थ, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल। और दूसरी जो चीज़ है, तटस्थ बोल लीजिए आप, इम्पार्शियल। इम्पार्शियल यानी क्या? निष्पक्ष। आप निष्पक्ष है, ये मैं बोल रहा हूँ। किसी भी निर्णय में उतरने से पहले ये चीज़ ध्यान लीजिए। अगर आप कोई फैसला कर रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि आप तटस्थ हैं, निष्पक्ष हैं। कैसे? एक उदाहरण से, जैसे कि अभी देश में यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड का मामला चल रहा है। एक आपने मामला सुना हुआ हिजाब का, लव जिहाद का। जैसे ही इन टॉपिक पे बात होती है, एक कम्युनिटी के लोग ये चाहते हैं कि जो भी हो रहा है वो हमारे साथ गलत हो रहा है, और उसकी दूसरी कम्युनिटी के लोग यह चाहते हैं हाँ जो हो रहा है सही हो रहा है और होना चाहिए और होना चाहिए। तो जैसे ही आप किसी बात के बारे में सुनते हैं, तुरंत अपनी राय बना लेते हैं। जबकि कर्नाटक हाई कोर्ट का क्या जजमेंट आया है 164 पेज का, ना इसने पढ़ा है ना इसने पढ़ा है। फैसला क्या इस टॉपिक के बारे में लिया गया, ना इसने देखा है ना उसने देखा। तो पहली बात तो यह है कि तटस्थ कैसे रहा जाए, निष्पक्ष कैसे रहा जाए। और निष्पक्ष रहने का मतलब दो तरीके से होता है। एक की जैसे दो समूह है, एक एक्स है और एक वाई है, ना आप एक्स के पक्ष में झुके होने चाहिए ना वाई के पक्ष में झुके होने चाहिए। जैसे कि दो बच्चों में झगड़ा हो रहा है और उनकी मम्मी वहाँ पर पहुँची, तो माँ अक्सर अपने बच्चों का ही पक्ष लेगी। उसका जो लव है वो अनकंडीशनल लव है। अगर दो लोग हैं और उनमें से एक उसका बच्चा है, तो समाज की क्या राय है, किसी और धारा की क्या राय है, उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो वो हमेशा अपने बच्चे का ही पक्ष लेगी। लेकिन अक्सर आप देखोगे पिता में ऐसा नहीं है। अगर दो लोग झगड़ रहे हैं और पिता आ रहे हैं और उनमें से एक बच्चा उनका है, जैसे ही अपने बच्चों को देखा फटाफट मारने लगना है, तूने ही गलती की होगी, दे दनादन दे दनादन दे। तो उसका मतलब या निष्पक्ष होने का मतलब वो ऐसा जताते हैं कि हमेशा अपने सामने वाले पक्ष में झुक जाना, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ना अपने पक्ष में झुकना है ना सामने वालों के पक्ष में झुकना है। तटस्थ होके कुछ बात अपनी बतानी। क्यों तटस्थ रहना है? क्योंकि हर बार मैंने देखा है कि जब भी हम चर्चा में उतरते हैं, कोई चर्चा के भाग में उतरते हैं, अक्सर हमने पहले से ही अपनी राय बना ली। निर्णय पहले से हो चुका है, चर्चा बाद में होती। आपने अक्सर देखा होगा
कि जैसे ही किसी के बारे में सोचने जाएं हम, निर्णय पहले से बना हुआ और फिर हम ऐसी चर्चा करते हैं ताकि रिजल्ट वही निकल के आए जो हमने पहले से सोच के रखा। तो इसीलिए कोई भी निर्णय में उतरने से पहले, किसी भी चर्चा में भाग लेने से पहले हमें ये जान लेना है कि हम तटस्थ है या नहीं। एक बहुत ही अच्छे फिलोसोफर है, अगर आपने सुना होगा, E.H. कार कर। उन्होंने हमेशा ये पाया कि हिस्ट्री में जो भी किताब लिखने वाला होता है, अंत में वही साबित करता है जो पहले से उसके दिमाग में बैठा, कहानी कोई भी हो। तो ऐसा हमें नहीं करना। और एक बहुत ही अच्छे फिलोसोफर, फ्रेंच फिलोसोफर का अगर आपने नाम सुना हो तो, जीन पॉल सार्क करके एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। उन्होंने हमेशा बताया है कि आपकी जो आगे की जीवन है, आगे का जो लाइफ है, वो हमेशा इस बात पे डिपेंड रहेगा कि आप अपने जीवन में निर्णय कैसे लेते हैं, फैसले कैसे लेते हैं। आज जो आपने फैसले लिए हैं, आपका आगे का जो जीवन है, पूरी ज़िंदगी है, वो उसी निर्णयों के बेस पे बनी हुई है। तो पहले हमें इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी प्रोसेस में उतर रहे हैं, तब हमारा जो विचार है वो किसी विचारधारा के साथ ना जुड़ा हो, कोई X या Y के पक्ष में पहले से ना झुका हो, हम अपनी राय पहले से ही ना बना चुके। आपके सामने फैसले आएंगे, शादी इससे करे या उससे करे, निर्णय कैसे ले, इस तरफ जाए या इस तरफ जाए, तो पहले हमें ये राय लेके चलनी। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो चीज़ है वो निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले की चीज़ है। और इसके बाद हम देखते हैं, अब जब आप किसी भी निर्णय लेने से पहले तटस्थ है, तो दूसरा पॉइंट आता है इनपुट कलेक्शन का। कोई भी फैसला लेने से पहले आपको क्या बेसिक सी जानकारी चाहिए, क्या क्या इनपुट आपके पास होने चाहिए, उसको बोलते हैं इनपुट कनेक्शन। आप कहाँ से जानकारी ले रहे हैं, कहाँ से उसका कलेक्शन कर रहे हैं, वे बहुत ही मायने रखता। आपकी भाषा में अगर बोले तो आप किसी भी लड़के या लड़के की जानकारी कैसे निकलवाते हैं, कौन सा अच्छा है, उसकी क्या क्या अच्छी आदतें हैं, क्या क्या बुरी आदतें हैं, उसी को बोलते हैं इनपुट कलेक्शन। तो इनपुट कलेक्शन कैसा होना चाहिए? पहला जो आपका इनपुट कलेक्शन है वो एडिक्वेट होना चाहिए। एडिक्वेट यानी क्या? पूरा। जैसे कि अश्वत्थामा हतो, उसके बाद का तो लिया ही नहीं, शायद सुन लिया होता तो मामला कुछ और होता वैसे। तो पहले पूरा होना चाहिए। दूसरा एक मामला अभी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, अगर आपको सुना होगा, नेचुरल जस्टिस का मामला। नेचुरल जस्टिस यानी क्या? कानून या सरकार या गवर्नमेंट हमेशा ये राय बना के रखती है कि कभी भी किसी भी इंसान को उसकी सुनवाई से पहले कोई भी फैसला ना सुनाया जाए। हाँ, आपको मौका देगा गवर्नमेंट कि हाँ आपने अपनी बात रखो। अगर आप बोलते हैं कि हमें कुछ कहना ही नहीं है, फिर वो अपना फैसला सुना सकते। उसी को बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। जैसे कि मैं आपको एक और उदाहरण दूँ, एक पक्ष होता है एक और एक होता है बी। अक्सर आप देखेंगे कि पहले पक्ष को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही ठोस है, इसी को सुन के हम फैसला बना सकते हैं, चलो फैसला कर लेते हैं। लेकिन कई कई किस्सों में जो दूसरा पक्ष होता है वो ड्रास्टिकली चेंज होता है, पूरा ही उससे विपरीत होता है। जैसे कि मैं आपको एक रिसेंटली उदाहरण दूँ, हमारे यूनिवर्सिटी में क्या, हम बच्चों को टूर लेके जा रहे थे। अब सारा क्लास टूर जा रहा है, एक बच्चे को छोड़ के। बच्चा अपने बाप से बहुत नाराज़ है, मुझे आके बोल रहा है। बच्चे अक्सर मेरी क्लास में फ्रेंड होते हैं, वो अक्सर मुझे आके मिलते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं। मैं उन्हीं की उम्र के आसपास का हूँ, अपने अफेयर वफेयर भी बता देते हैं, सर ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। वो आके मेरे पास बैठा और बोल रहा है अपने पिताजी से बहुत नाराज़ है और बता रहा है कि सारे बच्चे टूर जा रहे हैं सर, मेरे पिता ने ही मना किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उनका संतान हूँ ही नहीं, नाली से उठा के लाए। और पता नहीं हर बच्चों को क्यों ऐसा लगता है कि वो नाली से ही आए हैं, पता नहीं अपनी शक्ल देखकर ऐसा लगता हो।
वो तो ठीक मजाक की बात है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगा। अक्सर लड़कों के बारे में पेरेंट्स बोल देते हैं कि हाँ जाओ घूम के आओ, लड़कियों के बारे में थोड़ा सोचते हैं कहाँ जा रहा है, टूर सेफ्टी है या नहीं है। और उसके पिताजी को मैं जानता भी हूँ, उनके ऐसे भी हालात नहीं है कि फाइनेंशियली वो लो हो, अफोर्ड भी कर सकते हैं टूर, पता नहीं क्यों नहीं जाने दे रहे। और अगर आप पेरेंट्स हो और मेरी राय पूछना चाहते हो तो मैं हमेशा यही बताऊंगा कि अपने बच्चों को टूर पे भेजें, क्योंकि वो टूर पे वो चीज़ें सीखेगा जो कभी भी घर पे वो नहीं सीख सकता। सर्वांगी विकास बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब मैंने क्या किया है, आप ये एग्जाम्पल लेके चलिए कि बच्चे की बात मैंने सुनी, उसने बताया कि सब कुछ ठीक है फिर भी नहीं जाने दे रहे हैं, और मुझे भी मन में ऐसा भाव आया कि हाँ बच्चा तो सही बोल रहा है, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं टूर में। और बच्चे ने मुझे बोला कि सर आप मेरी थोड़ी सी बात मेरे पिताजी से कर दो कि आप बोलोगे तो वो जाने देंगे। और उसके पिताजी कल आए, बुला के लेके आया बच्चा, मैं उनसे मिला कि हाँ जी बताओ क्या बात है। तो उसके पिताजी मुझे साइड में ले जाके बता रहे हैं कि सर बात कुछ ऐसी है कि डॉक्टर ने मना किया, इस बच्चे के हार्ट में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया है कि कोई भी खेल कूद वाली उम्र जहाँ पर ऑक्सीजन या सांस की कमी हो, खेल वृत्ति वाली प्रवृत्ति, पहाड़ चढ़ना ये वो, वहाँ बाहर नहीं भेजना, जान जा सकती है, ऐसा मामला है, बहुत ही सीरियस मामला है, इसीलिए हम इसको बहुत दूर नहीं भेजते। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने ये दूसरा पक्ष सुना वो इससे पूरा का पूरा ड्रास्टिकली चेंज था, चीज़ें ठीक हो गई। पहले पक्ष को जानकर हमें ऐसा लग रहा था कि क्यों नहीं हो रहा, फैसला लेते हैं, बच्चे को जाने देते हैं। लेकिन जैसे ही आपने दूसरा पक्ष सुना तब जाके चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं, पहले पूरी जानकारी ले ले उसके बाद फैसला कर। अब जैसे ही मैं बच्चे को मिलने जा रहा हूँ वो तो ऐसा सोच रहा है कि मैं तो उसकी सिफारिश लेके जा रहा हूँ, क्या बोले पिताजी, हाँ करी, हाँ किया, अब मैं क्या बताऊँ उसको कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कोई सा भी, भले ही पहला जो पक्ष है वो बहुत ही ठोस हो, 98% इन्फॉर्मेशन उससे मिल जा रही है, लेकिन कभी भी दूसरा पक्ष को सुने बिना फैसला नहीं सुनाना। और आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कोई अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, आपका फ्रेंड लेके आ रहा है, आपका फैमिली मेम्बर लेके आ रहा है, कोई भी लेके आ रहा है, वो क्यों आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है। जैसे आपके पास कल कोई आए और बोले कि पता है आप जिसको चाहते हो वो कहाँ घूम रहा है, चीज़ें बिगड़ गई। आपको ये भी समझना है कि वो मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन देने क्यों आया है, खुद का ऑटो का खर्चा करके वो मुझे ऐसी चीज़ें क्यों बताना चाहता है, क्या पता ये तीसरा उम्मीदवार। और ऐसी बातें सुन के आपको फैसला नहीं कर देना है, अपने वालों से भी पूछ लेना है कि क्या है क्या नहीं, समझे मेरी बात। तो ये एक नेचुरल जस्टिस का मामला है जिससे दोनों पक्षों की राय लेके फिर आपको जजमेंट की तरफ आगे बढ़ना। ऐसे ही कोई एक पक्ष को सुन के जानकारी आधी अधूरी बांट के हमें फैसला नहीं सुना देना। अब अगर आपके पास इनपुट ठीक ठाक आ गए हैं, आपने चेक भी कर लिया है कि वो एडिक्वेट भी है, इनपुट आपने चेक किया है कि वो एक पक्ष की भी बात सुनी है, दूसरे पक्ष की भी आपने बात सुन ली है, सारी जानकारी अब आपने जुटा ली है, और इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो है जजमेंटल का, कि अब आप उस कगार पे खड़े हैं जहाँ पर आप कोई निर्णय या फैसला ले सकते। तो वो तीसरा स्टेप क्या है, जो तीसरा जो पॉइंट बनता है लास्ट, वो होता है जजमेंट, यानी कि फैसला अब हम कैसे करें वो इस पर निर्भर करता है। जब हम जजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, तो उनमें किस चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कम गलतियां हो। तो एक शब्द चलता है लॉजिक, आपने नाम सुना होगा। लॉजिक यानी क्या, वो एक फिलोसॉफी का ही पार्ट है, वन टाइप ऑफ पार्ट, दैट इज़ लॉजिक। एक शब्द आपने और सुना होगा, फैलिसी।
फैलेसी को बोलते हैं तर्क दोष। जब भी हम किसी फैसले पर आने वाले होते हैं तब थोड़ा सा हमें तर्क विचार कर लेना होता है, अपना लॉजिक लगा लेना होता है और कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे जो भी हम जजमेंट पास कर रहे हैं, जो भी हम निर्णय ले रहे हैं वो ठीक हो। तो कैसे वो चीज़ें होगी, उसमें एक पहला पॉइंट है प्रोपोर्शनैलिटी। आप जो भी फैसला ले रहे हैं उसमें एक ठीक ठाक प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। जो भी आपको इनपुट मिले हैं और जो भी आप फैसला लेने वाले हैं, निर्णय लेने वाले हैं, ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे थोड़ा सी बात आपको क्लियर लगे। जैसे कि आप अभी तो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आप एक लड़के लड़कियां सब साथ में बैठते हैं, यहाँ पर खुली छूट है आपको जहाँ पर बैठना है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। मैं जब 5वीं या 7वीं 8वीं कक्षा में शायद तब तक पढ़ता था, जब तक 8, मैं शायद मुझे पक्का ध्यान नहीं है, लेकिन आसपास 8वीं या 9वीं कक्षा में जब तक मैं था तब तक कुछ ऐसा था कि लड़के की लाइन इस तरफ, लड़कियों की लाइन इस तरफ। यहाँ लड़के की लाइन है, बीच में थोड़ी जगह है, और लड़के की लाइन है, बीच में थोड़ी जगह है, फिर इतनी बड़ी जगह है, और उसके बाद यहाँ से लड़कियों की लाइन शुरू होती है। ऐसा है। तब क्या होता था, हर लड़का आता था सुबह वही मिजाज लेके, क्या पता आज किसी लड़की से बात हो जाए। और तब बात होने का मतलब भी ऐसी वैसी बात होना नहीं था। बात होने का मतलब कब कोई लड़की पेन मांग ले हमारा, मैं उनको पेन दे दूं, मामला सेट हो जाए, इसी में लोग खुश हो जाते। अगर लड़की ने गलती से भी किसी से पेन मांग लिया तो सारे लोग उसको बधाई देते थे, बधाई हो भाई, आपसे तो पेन मांग लिया गया है। वैसी वैसी कुछ बातें थी। तो मैं ये अक्सर उदाहरण हमारी क्लास में देता हूँ बच्चों को कि एक बार क्या हुआ, बहुत अच्छी सी क्लास चल रही थी, मेन टॉपिक क्लास में डिस्कस हो रहा था, और उसी क्लास में चलते चलते एक लड़की का पेन ख़त्म हो गया। उसने अपने बाजू वाली लड़की से पूछा पेन है एक्स्ट्रा, उसके पास नहीं था। तो क्या हुआ, उसने एक लड़का इस तरफ बैठा हुआ था, उससे पेन मांग लिया कि पेन है एक्स्ट्रा। अब वो लड़का तो एक्स्ट्रा पेन ला ही रहा था कि क्या पता कोई लड़की कभी पेन मांग ले, ये लो, दे दिया उसने। और लड़के अक्सर तो अपना पेन भी निकाल के दे देते हैं, ये लो तुम लिखो, हम तो ऐसे ही आ गए थे क्लास में, मुझे कुछ नहीं लिखना है। तो क्या हुआ, अब क्लास ख़त्म हो गई और जब सारे लड़के मिल रहे हैं तब उसको बधाई दे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हाँ तुमसे ही पेन क्यों मांगा, मैं भी बाजू में बैठा हुआ था। तब अपना वो लॉजिक लगाते हैं, क्यों इसके पास से ही पेन मांगा है, क्योंकि इसके पास कार है और बाकी के 2 बेकार है, ये दिखने में थोड़ा अच्छा है, ये वो सब हंसी मजाक जैसी चीज़ें हो रही। और फिर ये जानने के लिए, जज करने के लिए कि भाई क्या हुआ, उसी लड़के से पेन क्यों मांगा गया। तब क्या हुआ, उसी लड़कियों में एक बहन भी थी एक भाई की, उस बहन को बीच में लाया गया और पूछा गया उस लड़की से कि बताओ तुमने इसी से पेन क्यों मांगा। ये तीनों भी थे, इन दोनों को छोड़ के इसी से क्यों मांगा। और पता है वो लड़की क्या बोलती है, किससे पेन मांगा। अच्छा ये तीनों भी थे वहाँ पे। तो इसमें आपने देखा कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आई है, लेकिन आपने फैसला कर लिया कि पेन मांग लिया है, अब तो अफेयर पक्का है, सगाई तो कम से कम हो ही जाएगी, शादी ना हो तो ये चीज़ें हैं वो थोड़ी गलत है, हमें हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी बरतनी चाहिए। एक दूसरा अभी फ़िलहाल मुद्दा हुआ मेरे पास, एक लड़की मेरे पास आई, बोल रही थी कि सर ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। बोला है उस लड़के को कि बोलो भाई क्यों है ऐसा, क्यों परेशान कर रहे हो। तो लड़का बोलता है कि सर क्या करूँ, मैं जब सुबह क्लास में आया, जैसे ही मैं आया ये लड़के मुझे देख के मुस्कुराई, अब मैं क्या करूँ। ये तो बात हुई। अब कोई मुस्कुरा भी दे और आप उसे कुछ ऊट पटांग सा इनपुट मान के अपना फैसला बना ले, अपना जजमेंट पास कर दे कि हाँ वो तो इंटरेस्टेड होगी ही होगी, ऐसा थोड़ी ना होता। तो ये एक चीज़ें हमें ध्यान रखनी। दूसरी एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की जो है वो यह है कि इलिसिट जनरलाइजेशन। इसका अगर आपने नाम सुना है, इलिसिट जनरलाइजेशन एक पार्ट है
जिसका क्या है, मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ, फिर ये शब्द आपको समझ में आएगा। जैसे आप लोगों की उम्र में अक्सर किसी को कोई अच्छा लगता है, हमारी भी वैसी ही उम्र है। जैसे किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ रही, उसने जाके बोला पसंद आ रही तो बात ठीक ठाक है, अगर नहीं पसंद आ रही तब जाके कोई दिक्कत है, ठीक है। उसने जाके बोला कि आप तो मुझे बहुत पसंद लगते हो, पसंद अच्छे लगते हो। अब किसी को ना बोलने की तमीज़ है नहीं। उस लड़की ने पता है उसको क्या बोला, अच्छा होता कि एक बार अपनी शक्ल आईने में देख के आते। अब उस लड़के का दिल टूट गया या लड़की का दिल टूट गया, और बहुत बुरी तरीके से टूटा है। वो घर जाके रो रहा है, अकेले में छोटा महसूस कर रहा है कि ऐसा मुझे बोला गया है। और फिर उसने अपने दिमाग में राय बना ली, जनरलाइजेशन बना ली कि हर लड़की या हर लड़का ऐसा ही होता है। जैसे पूरे 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से अगर हम आधे करें तो 400 करोड़ के लिए उसने क्या बना ली, राय बना ली कि सारे लड़के या सारी लड़कियां ऐसी ही होती। अब वो कभी हिम्मत नहीं करेगा, बात करना ही बंद कर देगा। अब मुझे किसी भी लड़के या लड़की होगी तो किसी भी लड़के या लड़की होगी तो किसी भी लड़के से हमें बात नहीं करनी, जो भी हो, बॉय या गर्ल। तो ये जनरलाइजेशन पर्सपेक्टिव बन गया। आप जब भी फैसला ले रहे हो तो आपने जनरलाइजेशन बिठा लिया कि सारे बिहारी ऐसे ही होते हैं, सारे जो साउथ इंडियन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, सारे मराठी जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जबकि ऐसा नहीं, इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे भी हैं। लेकिन 2-3 लोगों को आप मिले हैं और आपने फैसला किन के बारे में किया, पूरे 400 करोड़ लोगों के बारे में। तो ये एक पर्सपेक्टिव से हमें बचना है। एक शब्द आपके बारे में और प्रचलित है, अगर आपने एक शब्द सुना हो बाइनरी, या उसमें मैं लिखूं ऑल और नथिंग, और ब्लैक और वाइट, सुना है ये शब्द? ये एक फिलॉसफी है। जैसे कोई भी इंसान आपके पास आ रहा है, जो भी आपसे मिल रहे हैं, वो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो अच्छा है और बुरा है या बुरा है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कोई भी चीज़ ब्लैक और वाइट नहीं होती, ब्लैक एंड वाइट होती। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ में अच्छी होगी, कुछ बुरी भी होगी। जैसे कोई लड़का है, उसमें 80% चीज़ें अच्छी हैं, 20% चीज़ें हैं जो ख़राब है, या फिर आपके मामले में वो ख़राब है, वो होनी नहीं चाहिए लेकिन है, हाँ कि ना। रेशियो चेंज हो सकता है, जैसे किसी में 60% चीज़ें अच्छी हो, 40 खराब हो, किसी में 20% अच्छी हो, 80 खराब हो, जिससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये आदमी है वो अच्छा है, ये आदमी है वो बुरा है, ये ईमानदार है, ये चोर है। हालांकि ऐसा नहीं होता है। कोई आदमी ऑफिस में चोर हो सकता है लेकिन घर पे पूरा ईमानदार, इससे इन्वर्स भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। कोई आदमी ऑफिस में पूरा का पूरा ईमानदार है लेकिन पारिवारिक मामले में चोर हो सकता है। तो जो भी आपको मिल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं मान लेना है कि 2 चीज़ें उसने खराब कर दी, ये इंसान खराब ही है। आपने फैसला कर लिया कि अब कभी इससे मुंह नहीं लगाना। तो ऐसा निर्णय लेने से बचे, फिर जाके आप सही फैसले या सही जजमेंट पास कर पाएंगे। और एक लास्ट में अगर आपको चीज़ बताना चाहूँ कि आप जो भी चीज़ ले रहे हो वो एक टेम्पररी है। जो भी आपने जजमेंट लिया, जो भी आपने फैसला किया, वो एक टेम्पररी है। और हमेशा एक बात रखिए अपने पास, फ्लेक्सिबिलिटी की। जैसे कि मैं ये आज बात कर रहा हूँ, मैंने मान लो कि एक्स और वाई में ये फैसला सुना दिया कि एक्स जो है वो ठीक है, वाई जो है वो गलत है। मैं पर्सन के बारे में नहीं कर रहा, मैं 1-2 बुक के बारे में कर रहा हूँ। जैसे साइंस बैकग्राउंड से हम हैं तो हमें पता है कि न्यूटन ने जो नियम दिए हैं वो ठीक है, आइंस्टाइन ने जो नियम दिए हैं वो ठीक नहीं है, वो रियल लाइफ में लागू नहीं हो रहे। आपने तो फैसला कर लिया, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो भी फैसला किया है वो टेम्पररी बेसिस पे है। मैं फिर से बता रहा हूँ,
ये जो मामला है वो किसी व्यक्ति के बारे में नहीं। आज कोई अच्छा लग रहा है, फिर हम बोले नहीं नहीं वो तो टेम्पररी अच्छा लग रहा था, वो अच्छा नहीं है, अब मुझे ये अच्छा लगा, ऐसा नहीं होता। रिश्तेदारों में फैसला जो है वो सोच समझ के लेना है। लेकिन ये जो एक पॉइंट है वो आप सामाजिक दृष्टि से देख सकते हैं। आज अगर आपने कोई बात बोल दी तो ऐसा कभी भी मत रखिएगा कि वो एक पत्थर की लकीर है, उसमें हमेशा थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, हम बता सकते हैं अक्सर कि न्यूटन के नियम अच्छे हैं, वो लाइफ में लागू होते हैं। जनरल में हम बोलते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्स रिलेशन। लेकिन आइंस्टाइन के खराब है, जबकि ऐसा नहीं है। आइंस्टाइन ने रिलेटिव इक्वेशन दिए हैं जो स्पेस में, इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लागू होते हैं। हम उसका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो खारिज। कभी भी आप जब भी कोई भी जजमेंट ले रहे हैं, कोई भी फैसला ले रहे हैं, तो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि जो भी मैंने फैसला लिया है वो 100% सही ही होगा। हमेशा उतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है ताकि आप खुद से कह पाए कि उस दिन जिस भी परिस्थितियों में मैंने फैसला लिया था उसमें मैं 1 या 2 कारण में गलत था, और आज मैं जो हूँ वो अपना एक बेटर वर्जन हूँ। क्यों हम इस बात को नहीं स्वीकार कर सकते कि हाँ उस दिन मुझसे कुछ गलतियाँ हुई थी, आज मैं सुधार के मैं इस तरफ से। जैसे विचारधाराओं से कोई जुड़ रहा है तो हम क्यों ऐसा मान ले कि मोदी जी है, अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं तो बहुत बुरे हैं। क्यों हम ऐसा नहीं बोल सकते एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान की तरह कि मोदी जी में ये चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं, ये चीज़ें हैं वो सामान्य हैं, और ये चीज़ें हैं वो ठीक नहीं हैं, उसमें सुधार होना चाहिए। हम हमेशा एक पढ़े लिखे इंसान की तरह बात करेंगे, अपने जो जजमेंट है वो भी उसी की तरह पास करेंगे, और इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आप फैसला ले रहे हैं, जो भी आप अपना निर्णय ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर 99.99% है वो सही ही होगा, अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा। अब मैंने अपनी जो बात करनी थी वो यहाँ पर कर दी है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए, हाँ बोलिए।